हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। उसी को पोस्ट करने के लिए देखिए मैं प्रीवियस ईयर पेपर में यहाँ पे करा रहा हूँ, 2 मैंने करा दिए थे। और आज ऐसे ही मैं एक जो 5 मार्च 2020 को 5 मार्च 2020 को एग्ज़ाम हुआ था CGL प्री 2019, शिफ्ट 1 थी, वो टफेस्ट शिफ्ट थी 2019 प्री के लिए। और उसी का हम आज क्वांट वाला सेक्शन यहाँ देखेंगे। दरअसल उसमें सारे की सारे जो सेक्शन थे, चारों सेक्शन काफ़ी टफ आए थे। और आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 20 या 21 के आसपास उसका एवरेज स्कोर रहा था क्वांट वाले बच्चों का आउट ऑफ 50। तो काफ़ी टफ शिफ्ट थी वो। उसमें बहुत लो स्कोर रहा सभी का, सब लो स्कोर थे मोस्टली। 50 आउट ऑफ 50 शायद ही कोई लेके आया हो, क्योंकि टाइम टेकिंग भी थी वो, कैलकुलेटिव काफ़ी आए थे क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, टीयर 1 में पूछे जाने लायक बिल्कुल भी नहीं। इसी चीज़ को देखते हुए आप जब इस बार पेपर देने जाएं, 3 दिन बाद आपका पेपर है, लगभग 13 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, CGL वालों के है ना, 2020 वालों के। तो पेपर को हलवा मान के बिल्कुल ना जाएं कि हलवा आएगा। पेपर के लिए तैयार होके जाएं, किस तरीके से उसको अटैम्प्ट करना है, क्या करना है, सारी स्ट्रेटजी अपने पहले से प्रिपेयर करके लेके जाएँ अच्छे से। कौन सा सेक्शन पहले करना है, क्या नहीं करना, क्या करना है, ठीक है। क्या देखते हैं कि आज का हम क्या है, क्वांट वाला सेक्शन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, जो 5 मार्च शिफ्ट 1 का है, 2019 टीयर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 के अंदर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। इसने कहा है कि 5 sin थीटा इक्वल्स टू 4 है, तो sec थीटा प्लस 4 कोट थीटा अपॉन 4 tan थीटा माइनस 5 कोस थीटा की हमको वैल्यू बतानी। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है कि पहले ट्राइंगल बना लेते हैं हम, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। और sin थीटा का हमको पता है 4 आ जाएगा, नीचे 5 बेस 4 हो जाएगा, ठीक है। और हाइपोटेनस की बात करें तो हम कितना हो जाएगा हाइपोटेनस इसका, 1 मिनट गलत हो गया, हाइपोटेनस 5 हो जाएगा और बेस इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा 5/3 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू कोट थीटा क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा 4 tan थीटा, यानी कि 4 इंटू 4/3, और माइनस करेंगे 5 इंटू कोस थीटा। कोस थीटा कितना हो जाएगा 3/5। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना, आपको ये देखना है कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट करनी है इनकी। तो वो चीज़ें अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम करते हैं तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 3 9 5 14 14/3 बचेगा ये, ठीक है। और अपॉन में इसके जो जाएगा, और वो क्या होगा 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 चौक 16/3 बनेगा, 3 3 9, 16 में से 9 हो जाएंगे तो 7 बचेगा, और 7/3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट, 7 से 14 2 टाइम्स जाएगा, और हमारा 2 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इतना ही करना था। इस तरह के क्वेश्चन आएँ तो आपको डायरेक्ट ट्राइंगल बना के उसको वैल्यू पुट कर देनी है, और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसमें हमने कुछ नहीं किया, एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, अगर समझ आ ही गया होगा वैसे तो। हमारा परपेंडिकुलर 4 था और हाइपोटेनस 5 था, ठीक है। तो बेस हमारा 3 हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से ट्रिपलेट सबसे पहले आप याद करके जाइए, ज़्यादा नहीं, 8-10 ट्रिपलेट ऐसे होते हैं जो मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। तो ट्रिपलेट के ऊपर कहीं भी मिल जाएंगे आपको, 8-10 ट्रिपलेट ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, वो आते ही आते हैं, तो उनको आप ज़रूर देख के जाइए। उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन हर बार बनते ही बनते हैं ट्रिपलेट के ऊपर, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये क्या कह रहे हैं, देखिए, एक चक्रीय चतुर्भुज यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसकी भुजाएं AB और DC बिंदु E पर मिलने के लिए आगे बढ़ाई जाती हैं, ठीक है। उसमें AB और DC को आगे बढ़ाया जाता है बिंदु E पे मिलाने के लिए, पॉइंट E पे मिलाने के लिए। इसी तरीके से AD और BC को आगे बढ़ाया जाता है कहाँ पे, F पे मिलाने के लिए, तो आगे बढ़ाई जाती है, ठीक है। ADC की वैल्यू 75 दे रखी है, BEC की 552 डिग्री दे रखी है, BAD और AFP के बीच का एंगल पूछा है। देखिए काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन थे। अगर जो बच्चा इसको लेके बैठ गया होगा स्टार्टिंग में ही, मतलब आप इसको स्किप करके बाद में ट्राई कर सकते थे, लेकिन हाँ, जो स्टार्टिंग में लेके बैठ गया तो हो सकता है उसको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ये लगा हो। टाइम कंज्यूमिंग ये था भी, ये जो क्वांट का सेक्शन था, ठीक। तो इसका मैं पहले क्या करता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ इमेज। 1 मिनट, देखिए इमेज कुछ इस तरीके की बनेगी, पूरी प्रॉपर तो बन नहीं पाई, ठीक है। ये जो लाइन होंगी ना AB और E, ये एक स्ट्रेट लाइन, मतलब ऊपर जाके मिल रही होंगी, ट्राइंगल है ये AB और D, ये C होगा, और ऊपर वाला क्या है F होगा, ठीक है। ऐसे ही AFB एक ट्राइंगल है और AEB भी एक ट्राइंगल है। पूरी शेप जब इसको आप लेके जाओगे ना इन साइड को, ये वाली जो साइड है ऊपर तक, तो ऊपर जाके मिल जाएंगे। मतलब इमेज बनाने की कोशिश करेंगे तो हाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लेकिन आप इसको थोड़ा समझने के लिए ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। इसने क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर, इसने क्वेश्चन के अंदर देखिए ये कहा है कि जो ADC है
ADC हमको कितना दिया है, 75 दिया है, एक मिनट, ADC कितना दिया है हमको, 75 दिया है, और BEC हमको कितना दिया है, 52 दिया है, ठीक। और वैसे आपको पता होगा कि इसका और इसका डिफरेंस हमारा ये वाला बीच वाला आएगा DCB, यानी कि 75 और 52 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। वैसे ऐसे भी दिमाग में नहीं आ रहा तो 75 ये और 52 ये, इनको ऐड करोगे तो आप कितना बन जाएगा, 127, और ये वाला हमारा कितना बचेगा, 53 बचेगा। 53 बचेगा कौन सा, DAB 53 बचेगा, क्योंकि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी 180 होता है सबका एंगल, मतलब सम ऑफ एंगल, ठीक। तो ऊपर वाला 27 हो जाएगा। इसी तरीके से इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 105 हो जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आमने सामने के एंगल का सम 180 होता है। बस अब तो क्वेश्चन लगभग हो ही गया। इसकी वैल्यू निकाल ली है तो इसकी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 53 और 105 कितना हो जाएगा, 158, 158, तो ऊपर वाला कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब इसने हमसे किस किस का डिफरेंस पूछा है, इसने हमसे डिफरेंस पूछा है 53 और 22 का, जो किसके बराबर हो जाएगा, 31 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन टिपिकल नहीं था बिल्कुल भी, बट हाँ लैंग्वेज इतनी मतलब थोड़ी बड़ी लिखी हुई थी तो इसलिए लग सकता था हाँ कि क्वेश्चन को हम इसको बाद में अटैम्प्ट करें। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमने कुछ नहीं लगाया, दो प्रॉपर्टी लगाई हैं। एक तो सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 होता है, ठीक। ये 75 गिवन था, ये 52 गिवन था, तो हमने इसको कहा कि ये वाला 53 हो गया, ये 53 हो गया, तो ये वाला हमारा 105 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 75 और एंगल ABC का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है। अब ट्राइंगल AFB की बात करें हम तो 53 और 105 कितना हो गया, 158 हो गया, तो ऊपर वाला कितना होगा, 180 माइनस 158 इक्वल्स टू 22 होगा। तो 53 और 22 का इसने हमसे डिफरेंस पूछा था, जो कि कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। सेक थीटा माइनस टेन की 6 थीटा, सेक की 6 थीटा माइनस टेन की 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कोस की 4 थीटा माइनस साइन की 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 की वैल्यू बतानी। तो इसमें हम करते क्या है कि वैल्यू पुट कर लेते हैं ना। अब वैल्यू भी क्या पुट करें, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जहाँ पे कोस थीटा को हम 1 रखेंगे वहाँ साइन थीटा 0 हो जाता है ना। कोस थीटा कितना होता है, कोस 0 की वैल्यू 0 होती है, तो साइन थीटा वहाँ कितना हो जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू 1 होती है, साइन थीटा 0 हो जाएगा, ठीक। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो वहाँ पे कोस थीटा 0 हो जाता है। यानी कि एक दूसरे के साथ कैसे करते हैं कि अगर हम साइन थीटा को 1 मान लें तो कोस थीटा 0 हो जाता है, कोस थीटा को 0 मान लें तो साइन थीटा हमारा 1 हो जाता है। डायरेक्ट दिमाग में रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो आपको ये पता ही होगा कि किसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कोस थीटा को क्या कर दें, कोस थीटा को हम 1 पुट कर दें। साइन थीटा को कर नहीं सकते, साइन थीटा को जैसे ही हम 1 पुट करेंगे तो कोस थीटा 0 हो जाएगा। कोस थीटा 0 होने का मतलब सेक थीटा क्या बनेगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट हम लिख नहीं सकते, तो सेक कोस थीटा 1, तो हमारा सेक थीटा भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब सेक थीटा भी हमारा 1 हो जाएगा तो वैल्यू पुट कर दीजिए, सेक थीटा 1 हो जाएगा, टेन थीटा ऐसे ही करके हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हमारा 0 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए बस, 1 माइनस 0 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा कितना है हमारा 1 है, माइनस साइन थीटा 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा। तो 1 और 1 ऊपर से 2 बचेगा और नीचे से 1 और 2 3 बचेगा। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। आगे चलते हैं। ए और बी के आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था, 4 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 5:7 था। यानी कि प्रेजेंट से भी 4 साल पहले का दे रखा है और प्रेजेंट से ही 8 साल पहले का दे रखा है, तो 8 साल बाद का पूछ रहा है प्रेजेंट से, ठीक। रेशो क्या होगा, तो कुछ नहीं, इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते हैं। मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, इससे क्वेश्चन हर बार पूछा ही पूछा जाता है, तो इसको तो आपको तैयार करके जाना ही जाना है, आपको तैयार होगा भी। डिफरेंस कितना है, 4 का है, 8 से 4 पे आ गए ना, 4 साल का डिफरेंस है, तो बस इसकी ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके डिफरेंस 7 दूनी 14, 5 से 15, 1 हो गया। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका और इसकी मल्टीप्लाई दोनों के आपस में क्रॉस और उनका डिफरेंस, यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा। एक की वैल्यू 8 है, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। लेकिन इसने हमसे ये वाली वैल्यू नहीं पूछी, ये जो 2:3 था 8 साल पहले का था, हमसे प्रेजेंट से भी 8 साल बाद का पूछा है। यानी कि इसमें 16 और ऐड करना पड़ेगा, 8 साल पहले और 8 साल बाद के, तो +16 इसमें +16 इसमें कितना हो जाएगा, 32:40, ठीक। 8 से डिवाइड कर दो, 8 4 जा 32 और 8 5 जा
40, यानी कि 4:5 का हमारा क्या आ गया, रेशो आ गया। आगे चलते हैं। ये देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है, टियर 2 में भी, है ना। एक क्वेश्चन आना ही आना होता है, ये तो फिक्स पैटर्न है इनका कि ये क्वेश्चन हर बार पूछ रहे हैं। तो इसको तो आप रट के जाइए बिल्कुल, इसको मत छोड़ के जाना। इसमें हम क्या डेविएशन मेथड लगाते हैं, एवरेज का डेविएशन मेथड लगाते हैं। पहले देख लेते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं कि हमारा 1/2, 1/3 और 5/12 जो रेशो में लिखा हुआ है, कौन सी 22 भी, 23 भी और 24 भी संख्या, तो इनको देख लेते हैं कैसे कैसे लिखी हुई हैं। 12 एलसीएम ले लेंगे तो 6:4:5 का रेशो आ जाएगा। किसका है, 22 भी, 23 भी और 24 भी का। और 22 भी और 24 भी का इसने हमसे क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। तो इनका एवरेज दोनों का क्या हो जाएगा, अगर इनके साथ हम x लगा लें तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 11x/2। इसकी वैल्यू हमको बतानी है। दरअसल हम करते क्या है, हम जब डेविएशन लगाते हैं तो जो वैल्यू हमारे पास आती है x की, हम जल्दबाजी में उसको ही टिक करके भाग लेते हैं और इस चीज़ को भूल जाते हैं जो हमको एक्चुअल में निकालना होता है। ठीक, तो इसलिए हमने पहले इसको निकाल के रख लिया। अब आगे देख लेते हैं कि इसने क्या क्या कहा है कि 24 संख्याओं का औसत 56 है। लिख लेते हैं 24 संख्याओं का औसत 56 है। ठीक, 10 संख्याओं का 71.7 और 11 का 42। 10 का कितना है, 71.7 और 11 का कितना है, 42 है। ठीक है, यही तो इसने कहा है। अब यहाँ देखिए एक्चुअल में सबका जो डेविएशन लगा रहा हूँ आपने सीख रखा होगा, नहीं सीखा तो थोड़ा बहुत यहाँ समझ लीजिए, बाकी बेसिक क्लास देख लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। 56 था सबका एवरेज, लेकिन ये जो 10 थे इन्होंने 71.7 लेके आई है, यानी कि कुल मिला के कितना फालतू लेके आ रहे हैं, 15.7 फालतू एक आदमी लेके आ रहा है। और ऐसे ऐसे कितने आदमी हैं, 10 हैं, तो कुल मिला के 157 फालतू लेके आ गए, जिस चीज़ की भी बात चल रही है। ठीक है, इसी तरीके से इनके नीचे वाले 42 वालों की बात करें तो 56 एवरेज था, लेकिन 42 लेके आ रहे हैं हर आदमी। कुल मिला के कितना कम लेके आ रहे हैं, 14 कम लेके आ रहे हैं। कितने, 11 आदमी। तो 14 × 11 कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक, 157 फालतू ये वाले लेके आ रहे थे, लेकिन ये वाले 154 कम लेके आ रहे हैं। तो कुल मिला के क्या हुआ है कि 3 वैल्यू फालतू हो गई। डेविएशन कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। तो इन 3 जो फालतू हमारे पास पहले ही रखा हुआ है, इस 3 की पूर्ति कौन करेगा, बाद वाले करेंगे। जो 3 बचे हुए हमारे पास, कौन, 22, 23, 24, उनको ये 3 वैल्यू कम करनी पड़ेगी अपने पास, तब जाके पूरा बैलेंस बनेगा 56 का। ठीक है, हमारे पास ये बन कितने रहते, 6x, 4x और 5x, 6, 4, 10, 5, 15x, यानी कि इनका सम निकाल रहे हैं हम। 15x बराबर क्या हो जाएगा, 56 × 3। इतना तो उनके पास होना ही होना चाहिए था, लेकिन इसमें से 3 इनको कम लेके आने पड़ेंगे एवरेज को इक्वेट करने के लिए, क्योंकि ऊपर वाले जो हैं क्या है, वो 3 फालतू लेके आ गए। तो 3 फालतू को माइनस कर देंगे हम, जो बचे हुए हमारे पास 3 रिमेनिंग रह गए थे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। 3 छक्के 18 और यानी कि 55 कितना हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं 15x = 55 × 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 5 बार और 5 से 11 बार। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। लेकिन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी थी हमको, बस हमको किसकी करनी थी, 11 × 11/2 की, जो कि कितना हो जाएगा 60.5। 121 का आधा कितना होता है, 60.5 होता है। और यही इस क्वेश्चन के अंदर हमको बताना था। मैं आपको फिर से बता दूं, हर बार मैंने आज अभी तक 4-5 लगभग प्रीवियस ईयर पेपर हो या प्रैक्टिस सेट हो वो कराए हैं, और हर किसी के अंदर ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला ही मिला है। तो इसको आप तैयार करके जरूर जाइए, इसको मत भूल जाना बिल्कुल भी, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। आगे चलते हैं। 12 cos² θ - 2 sin² θ + 3 cos θ = 3 है, और थीटा जो है 0 और 90 के बीच में है। तो हमको वैल्यू किसकी बतानी है, cosec θ + sec θ + tan θ / tan θ + cot θ की बतानी है। अब देखिए मैंने इस तरीके के क्वेश्चन पिछले जो 2 सेट कराए हैं, अगर आपने देखे हो तो मैंने बताया था कि हमको कैसे हम देख सकते हैं कि थीटा की एक्यूरेट वैल्यू यही होगी, है ना। ये तो हमको पता ही है कि हमको कुछ भी एक्यूरेट पे कैसे पहुँच सकते हैं कि फर्स्ट टाइम मतलब टाइम कम लगे और हम एक्यूरेट वैल्यू देख लें कि थीटा की यही हो सकती है। 30, 60, 0 और 90 के बीच में क्या क्या पॉसिबल है, 30, 45 और 60। ठीक है, 45 हम ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए, रेशनल नंबर चाहिए, और 3/√2 जब होगा तो हमारा रेशनल नंबर नहीं बनेगा। कोस थीटा हमारा क्या है, 3 cos θ लिखा हुआ है, स्क्वायर थीटा होता तो बात बन जाती, अंडर रूट के बाहर वैल्यू आ सकती थी, लेकिन कोस थीटा हमारे पास ऐसी वैल्यू चाहिए कोस थीटा की जो कि एक क्या हो, रेशनल नंबर हो,
अंडर रूट के अंदर ना आ रही हो, इरेशनल नंबर ना हो। तो अगर हम 45 पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, ए कोस थीटा कोस 45 यानी कि 1/√2 बन जाएगा। लेकिन हमको तो क्या चाहिए, रेशनल नंबर चाहिए, जो कि किस पे मिलता है, केवल और केवल 60 डिग्री पे मिल सकता है। कितना, 1/2। आप यानी कि थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, हमको 60 पुट करनी है। आप जल्दी जल्दी इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं। बाकी अगर आपको इस चीज़ पे संतुष्टि ना हो कि 60 है या नहीं है, तो एक बार इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हैं आप। ठीक, 12 इंटू कोस 60 का स्क्वायर करोगे तो 12 इंटू 1/4 बनेगा। ठीक है, -2 इंटू √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4 बन जाएगा, और प्लस 3/2 बन जाएगा। ये 4 3 जा ये हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 2 जा 4, माइनस के 3/2 प्लस के 3/2 कैंसिल आउट, और हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा, जो कि इक्वल में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हुआ क्या है, हम ये कंफर्म हो गया कि हाँ थीटा की वैल्यू 60 ही है। अब थीटा की वैल्यू 60 है तो पुट कर दीजिए, बस कुछ बचा नहीं। अब तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पुट कर दीजिए। कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3, एक मिनट, 2/√3 सेक 62 होता है अपॉन √3 प्लस 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा, 2 + 2√3 बन जाएगा ऊपर, और अपॉन में 4 बन जाएगा, या फिर ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे आप, तो 1 + 2√3/2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप जो मैं चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि थीटा की एक्यूरेट वैल्यू हम कैसे देख सकते हैं, ऑप्शन की हेल्प से भी, ऑप्शन की हेल्प लेके और थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं कि हाँ एग्जैक्ट वैल्यू यही होगी इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 kg चावल खरीदा। इसके अलावा हर 20 kg चावल की खरीद पर उसे 1 kg चावल क्या है, मुफ्त में मिल रहे हैं। ठीक है, तो 80 kg पे कितने मिल जाएंगे उसको, 84 kg मिल जाएंगे। ठीक, क्योंकि 20 kg पे 1 kg फालतू, तो 80 kg पे 4 kg फालतू, यानी कि 80 की जगह इसको कितने मिलेंगे, 84 मिलेंगे। और 10% की छूट भी मिल रही है। 10% की छूट का मतलब 10:9 हो जाएगा। बस यहाँ से हम क्या कर लेंगे, CP और MP का डायरेक्ट रेशो आ जाएगा हमारे पास। ये कितना, इसको जब हम लिखेंगे तो 10 से 8 टाइम्स हो जाएगा। हमारे पास कितना बचेगा, 8 × 9 = 84। ठीक, या फिर किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से कर लीजिए, 4 2 × 8, और ये कितना बनेगा 21, या 3 से कर लीजिए, 3 एक मिनट 3 3 × 9 और 3 7 × 21 होता है। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 6:7 आ गया। ये हमारा किस किस का रेशो आ गया, CP और MP का। ठीक है, इसने यही पूछा था कि CP से अगर हम डायरेक्ट MP पे बेचे, इसको डिस्काउंट वगैरह ना दें, तो हमारा कितना प्रॉफिट होगा। यहाँ से प्रॉफिट साफ साफ दिख रहा है, 1/6 का, एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 6 पे होगा, CP पे होता है। 1/6 क्या होता है, 16/2/3% होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्राइंगल ABC की भुजा BC का मध्य बिंदु D है। ठीक, भुजा AC पर बिंदु E इस तरह है कि CE बराबर 1/3 AC होता है। तो BE और AD एक दूसरे को G पर क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, तो AG/GD की वैल्यू हमको बतानी है। चलिए अपना ट्राइंगल बना लेते हैं पहले एक सुंदर सा, बस बन गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सजा लेते हैं। इसने जैसा जैसा कहा है हमसे कि ये एक हमारा क्या है इसको पहले नामकरण कर देते हैं इसका, A B और C। ओके, और D इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BC। ओके, AC पर एक बिंदु E है, इस प्रकार है E ये कि ये इसको 1:2 के रेशियो में ब्रेक करता है। यही तो कहा इसने 1:3, यानी कि टोटल 3 है तो नीचे वाला पोर्शन 1, तो AE हमारा 2 बचेगा। ओके, और इसने क्या कहा है कि AD और BE कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। BE जहाँ पे कट करते हैं, इस पॉइंट का नाम इसने कहा है कि G है। तो हमसे क्या बताना, हमको क्या बताना है, हमको AG/GD का वैल्यू बताना है। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमको पता है ये वाला रेशियो भी 1:1 का है, नीचे भी ये 1:1 है, ये 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, MPG लगा दीजिए, मास पॉइंट थ्योरम, कुछ भी नहीं है इसमें, तो बहुत आसान हो गया। ये 2 है, ये वाला 2 है, तो C पे कितना रखा जाएगा, वेट 2 रखा जाएगा, और उधर हमारा
1 ही आ जाएगा, ठीक। और ये वाला अगर एक की वैल्यू 2 है तो इस वाले एक की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और बीच में वेट कितना आ जाएगा डी पे, 4 आ जाएगा, ओके। और ये 4 आ जाएगा तो फिर इनकी वैल्यू आपस में बदल जाएंगी, 4:1 हो जाएगा ये। मास पॉइंट थ्योरम का अगर कोई कॉन्सेप्ट ना जानता हो तो बहुत काफ़ी सारे टीचर्स ने कराया हुआ है, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ओके। बाकी इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर मास पॉइंट थ्योरम से बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे। आगे चलते हैं, इतना ही था बस, इसके अंदर कुछ खास और नहीं था। सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 में बेची, 576 में सेल आउट कर दी। तो थोड़ा बनाते हुए चले अगर हम, तो 80% का मतलब 8 की वैल्यू 576, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 7 56 और 8 दूनी 16, 720 हो जाएगी। सुधा ने रेणु को 20% की हानि पे बेचा, यानी कि सुधा को कितने की पड़ी थी, वो 720 की पड़ी थी। लेकिन रेणु ने क्या किया है, इस पर 224 का और इन्वेस्ट किया है, ठीक। और इन्वेस्ट करने के बाद उसने उसको सेल आउट कितने पे किया है, उसने सेल आउट किया है 24% के प्रॉफिट पे, अपने 24% के प्रॉफिट पे नहीं, ये जो सुधा की वैल्यू है 720 के 24% प्रॉफिट पे। तो मुझे एक बात बताइए, 576 में जब 224 और ऐड कर देंगे हम तो कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 800, ठीक। यानी कि रेणु को तो पड़ी हमारे वो 800 की और सुधा को पड़ी कितने, वो 720 की। यहाँ से अगर इनका हम रेशो देख लें तो कितना बैठ रहा है, यहाँ से अगर हम रेशो देखें तो कितना बैठ रहा है, 9:10 का बैठ रहा है, इसको 90:100 कर लीजिए, मर्जी है अपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि अब हमको देखो आसानी क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन को करने में। इस क्वेश्चन को हमने अगर रेशो में जब ब्रेक किया है तो ये आसानी हो जाएगी हमको कि जब इसके 24% पे बेचेंगे हम, ठीक है। तो इधर तो हमारा 100 रखा हुआ है, तो 100 पे डायरेक्ट वैल्यू देख लेंगे हम कितनी आ रही है। तो 90 का 24% कितना हो जाएगा, 24 9 जा कितने होते हैं, 216 होते हैं ना, यानी कि 21.6 के प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा। तो 90 प्लस 90 प्लस 21.6 जब हम करेंगे तो इसके 10 इसमें चले जाएंगे, 100 बचेगा। और 100 मतलब 100 हो जाएगा तो बचेगा कितना रिमेनिंग, 11.6 बचेगा। तो 11.6 का प्रॉफिट किसको हो रहा है, रेणु को हो रहा है। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार, हमको दिख गया कि रेणु की जो वैल्यू आई है, रेणु को वो 800 रुपये में पड़ा है, सुधा को 720 में पड़ा है। लेकिन रेणु ने उसको बेचा तो है, सेल आउट किया है, लेकिन सेल आउट कितने पे किया है, 24% ऑफ दी, क्या नाम था इसका पहले वाले का, सुधा, ठीक है। सुधा के प्राइस पे, सुधा के प्राइस पे 24% का प्रॉफिट लेने के बाद बेचा है। तो सुधा के हमने देखा कि 720 का हम 24% निकालेंगे, कैलकुलेशन हमारी थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तो हमने क्या किया है, इनका रेशो निकाल लिया है। रेशो हमारा कितना आ गया, 90:100 का आ गया। तो 90 का 24% कितना होता है, 21.6 होता है, ठीक है। तो 90 में 21.6 जोड़ेंगे तब भी आपका कितना आएगा, 111.6 ही आएगा। अब 100 की वैल्यू 111.6 में जा रही है तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 11.6 का क्या हो रहा है, हमको फ़ायदा हो रहा है। इतना कुछ इस क्वेश्चन के अंदर करना था, बाकी आगे चलते हैं। ओ केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी बिंदु पी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो ए पी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 95 डिग्री दे रखी है। ए ओ डी की 110 दे रखी है। तो बी ओ सी की वैल्यू इसने हमसे पूछी है। 1 मिनट दीजिए आप मुझे, मैं इसका जो है डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इसने क्या कहा है, ओ केंद्र है, ओ इसका हम सेंटर मान लेते हैं, चलो बाद में मान लेंगे। ए बी और सी डी क्या है, दो कोड हैं, ऐसे करके ए बी और सी डी को मान लेते हैं। ए बी और सी डी हो गई। पेन हमारा थोड़ा सा स्पेशल है तो इसलिए छोटी चीज़ें लिखना मुश्किल है, तो आप मैनेज करने की कोशिश करना कुछ टाइम के लिए, बाकी कुछ टाइम बाद हम इसको इम्प्रूव कर लेंगे। इसने अब क्या कहा है यहाँ पे कि ए पी और सी, अच्छा इस पॉइंट का नाम पी है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों कोड एक दूसरे को। तो ए पी सी की वैल्यू, 1 मिनट, पी सी की वैल्यू लिखनी है तो इसको पी को यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा, ओके। ए पी सी और ए ओ डी, ओ को यहाँ मान लेते हैं। तो ए ओ डी कहाँ बनेगा, ए ओ डी ऐसे बनेगा, ये क्या हो गया, ओ डी हो गया, ठीक। अब एक चीज़ देखिए, इसने ये वाला एंगल हमको दे दिया, कितना दे दिया, ये 95 डिग्री दे दिया। अच्छा ये वाला एंगल हमको कितना दे दिया, ए ओ डी 110 दे दिया, ठीक है। और बी ओ सी इसने हमसे पूछा है, यानी कि ये बी ओ और सी। देखो मैं इसलिए कह रहा था कि थोड़ा मिस्टेक करेगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं,
आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना कि ऐसे बनेगा। ओके, इसकी वैल्यू पूछी है हमसे, तो बी ओ सी की वैल्यू बताने के लिए अगर हमारे पास, एक बात बताइए, ये वाला एंगल हमको मिल जाए, इस वाली आर्क पे बना हुआ ये वाला एंगल हमको मिल जाए, तो हमको पता है उसका डबल कर देंगे हम, तो ये हमारे पास होगा। ओके, कौन सा वाला, वो पूरा नहीं चाहिए, एक मिनट मैं थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ आपको इसको, एक मिनट, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ठीक। अगर ये वाला एंगल हमको मिल जाए, ये वाला कौन सा, सी ए, और इस वाले पॉइंट का नाम है पी, सी ए पी अगर हमको मिल जाए तो हम कह देंगे उसका डबल क्या हो जाएगा, बी ओ सी हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, इस वाली आर्क पे सेंटर पे बना एंगल कितना है, 110 है, और सेम आर्क पे ही बना ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, फिर 55 हो जाएगा। अब ट्राइंगल इसमें देखिए आप, सी पी ए में या सी ए पी में देखिए, सी ए पी में सी ए पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 में से माइनस कर देंगे 95 और 55 को, 95 और 55 को जब हम प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 150 बन जाएगा, यानी कि ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 30 डिग्री आ जाएगी। और मैंने क्या कहा था कि इस वाली आर्क पे बना हुआ एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, तो सेंटर पे कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल बनाएगा ये। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। छोटा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ इसमें हम रिल सकते थे, पर कोई बात नहीं, हो गया। फिर से एक बार समझा देता हूँ, इस वाली आर्क पे बना हुआ एंगल ये 110 है, सेंटर पे बना हुआ, ठीक है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, सेम आर्क पे बने हुए एंगल हैं ये। ओके, और इस वाली आर्क की बात करें तो इस वाली आर्क पे बना हुआ सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल होगा किसका, सी ए पी वाले का या सी ए बी वाले का, ठीक, पी भी गलत बोल रहे हैं, सी ए बी वाले का। तो सी ए बी निकालने के लिए हमको पता है ट्राइंगल में हमारे पास दो एंगल आ गए, 55 और 95, तो बचा हुआ रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और 30 का डबल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। आगे चलते हैं। एक निश्चित राशि पर 16 सही 2/3% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 6350 है, ठीक। उसी राशि पर 5 सही 2/3 वर्ष के लिए हमको क्या बताना है, ऐसा ही बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसने हमको दिया है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 होता है कितना है, 1/6 होता है। 3 साल की बात चल रही है, 6 क्यूब रेसो 3 क्यूब 7 क्यूब कर देंगे, यानी कि कितना, 216:343। ये किसका, अमाउंट और प्रिंसिपल और अमाउंट का हमारा क्या आ गया, रेशो आ गया। तो यहाँ से हमारा सी आई कितना हो जाएगा, इनका बीच का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो सी आई कितना आएगा हमारा, 13 में से 6 के कितने बचेंगे, 7, और यहाँ पे 3 में से बन जाके 2 और 127 बच जाएंगे। और 127 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है हमको, 6350 हमको गिवन थी 127 की वैल्यू। यहाँ आप ध्यान से देखो तो इसका 30 टाइम्स कर रखा है इसने, कितना कर रखा है, 30 टाइम्स कर रखा है। तो अगर हम प्रिंसिपल हमको निकालना हो तो 216 का 30 टाइम्स हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये 216 का जब 0 3 6 18 3 गम 3, एक मिनट मिस्टेक हो गई छोटी सी, ये 50 टाइम्स हो रहा है, 30 टाइम्स नहीं, जल्दबाजी में कभी कभी हो जाता है। इसका कितना है, 50 टाइम्स है, तो 216 का 50 टाइम्स जब हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, वो कितना आएगा, 0 ऐसे ही आ जाएगा, और 5 6 के 30 और 105 और 3 108, यानी कि 10,800 हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब प्रिंसिपल आ गया 10,800, इसने क्या कहा है, 17/3 साल का ऐसा ही पूछ रहा है, ठीक है, और 50/3 क्या है हमारी दर है, अपॉन 100 कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, SI। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 हटा दीजिए, 3 3 जा 9, 9 से कितनी बार जाएगा ये, 12 टाइम्स। ओके, और 14, एक मिनट, कितना रखा हुआ है हमारा, ये 12 × 17 5 जा 850, या इसको हम 0 12 5 60, 6 कैरी हो गया, 12 8 96 और 6 102, यानी कि 10,200 क्या आ जाएगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा।
सी आई के लिए पहले हमने क्या किया, इसने 3 साल की बात की थी तो हमने 6 क्यूब 7 क्यूब कर दिया, इसके बीच का रेशियो देखा, डिफरेंस देखा हमने, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 127 यूनिट आया। लेकिन 127 की उसने वैल्यू कितनी गिवन थी हमको, 6350 थी, यानी कि 127 का 50 टाइम्स। तो इस तरीके से हमने प्रिंसिपल निकाल लिया, कितना आ गया प्रिंसिपल हमारा 10,800 आ गया। जब प्रिंसिपल आ गया तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं उसके अंदर, ऐसा ही आप आसानी से निकाल सकते हो। आगे चलते हैं। अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए और 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 2.5 घंटे कम लगेंगे। जब स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगना ही लगना है। तो 192 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ओरिजिनल स्पीड से उसको कितना टाइम लगेगा ये हमको बताना है। इसके ऊपर मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए थे और उस पर मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, ठीक है। इनटू स्पीड जो दे रखी है हमको पॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है और टाइम के लिए भी मैंने लिखवाया हुआ है। तो मैंने इसके दोनों तरीके बताए हुए हैं कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं, और ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, तो उसको भी आप प्रिपेयर करके जाइए। बस इसमें हमको बीच का डिफरेंस देखना होता है, बीच का डिफरेंस ना बिगड़े, और बाकी तो हो ही जाता है। देखिए हमने कुछ नहीं किया, एक बार समझा देता हूँ मैं, जल्दी बोलते बोलते लिखता चला गया। हमने ऊपर क्या रखा, डिस्टेंस रख दी है, ठीक है, 300 × 20 जो गैप दिया हुआ था स्पीड का, अपॉन में टाइम रख दिया हमने, 5/2 था तो 2 ऊपर ले गए। ओके, 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना 60 आ जाएगा। ये एक चीज़ देखिए, बस यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 22 × 40 × 60, बस 20 का गैप भी मेंटेन हो गया। इसने कहा था ना कि 20 की स्पीड से बढ़ा दिया जाए, तो 20 की स्पीड से बढ़ाएंगे तो 60 हो जाएगी स्पीड, और 40 हमारी क्या हो जाएगी, ओरिजिनल स्पीड हो जाएगी। 192 किलोमीटर को जब 40 से हम चलवाएंगे तो हमारा 4.8 क्या आ जाएगा, 4 चौके 16 और 4 अट्ठे 32 होते हैं, पर 4.8 और क्या आ जाएगा हमारे 192 किलोमीटर को कवर करने के लिए 40 की स्पीड से इतना टाइम लगेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपको समझ ना आया हो तो जो मैंने लास्ट वाली प्रैक्टिस सेट कराया था, सेकंड वाला, सॉरी प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन पेपर जो कराया था, 4 तारीख का था आई थिंक, या 3 तारीख का, 4 तारीख का था वो, तो उसको आप देख लीजिए। उसमें मैंने जो है 2018 वाले दो सेट कराए हैं, तो उसमें मैंने ये बड़े अच्छे से तरीका एक्सप्लेन किया है, ये वाला भी और इससे अलग एक तरीका जो होता है वो भी, दोनों ही तरीके वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आगे देखते हैं। x² - 2√x + 1 = 0 होता है, तो x की 5 + 1/(x की 5) का मान क्या होगा। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि x की 5 + 1/(x की 5) आता कहाँ से है। तो इसके लिए आप याद रखिए x + 1/(x + 1/(x² × x³ + 1/(x³), और इसमें से माइनस कर दीजिए x + 1/(x). ओके, यानी कि इतनी चीज़ें हमको चाहिए। तो ये जो हमको इक्वेशन गिवन है वाली, इससे हम पहले क्या करेंगे, x + 1/(x) निकालेंगे, x से डिवाइड लगा दीजिए, तो x + 1/(x) कितना आ जाएगा, 2√5 आ जाएगा। इसी तरीके से x² + 1/(x² की बात करेंगे तो 2 इसका यानी कि k² - 2 करेंगे, 2 दूनी 4 पंजे 20, 20 माइनस क्या करेंगे, 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 18 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से जब हम बात करेंगे x³ + 1/(x³ की, तो वो कितना होगा, k³ - 3k, यानी कि 2√5 का क्यूब -3 × 2√5। तो जब इसका क्यूब करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40√5, और माइनस करना है हमको क्या, 3 × 2√5 यानी कि 6√5। ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, 34√5। ओके, अब इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए तो हमारा आंसर हमको मिल जाएगा 18 × 35√5, और माइनस में कितना आया था, ये ऊपर कितना आया था, माइनस में 2√5। यहाँ से अगर हम यूनिट डिजिट देखें तो 8 चौके 32, 2 आएगा लास्ट में, और माइनस में 2 आ जाएगा, यानी कि 0 आएगा और उसके बाद में √5 आएगा। तो देख लेते हैं कितनों में आ रहा है ऐसा। एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में हमारा 0 और √5 बन रहा है, वो है 610√5। बाकी आप उसको आगे सोल्व भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका टाइम जैसे यूटिलाइज़ करना है, वेस्ट करना है, आपकी मर्ज़ी है। आगे चलते हैं। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भरते हैं। सी टैंक उसमें जुड़ा हुआ है, आउटलेट पाइप है वो, यानी कि वो उसको खाली करता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोला जाता है और ए और बी द्वारा मिलकर टैंक को भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक लगते हैं। ओके, तो पहले
ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा। ए और बी 7 घंटे तक खोला रहता है, उसके बाद उनको बंद कर दिया जाता है। उसके बाद सी को खोला जाता है और सी उस टैंक को कितने टाइम में खाली करेगा ये हमको बताना है। तो पहले तो ए और बी का देख लेते हैं। ए और बी का 10 और 40 है, एलसीएम 40 आ जाएगा। इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, 4 और 1 हो जाएगी, यानी कि कुल मिला के 40 काम को ये 5 इफ़िशियंसी के साथ 8 घंटे में ए और बी कर लेंगे। लेकिन जब तीनों को खोला जाता है तो इसने कहा है ना 80 मिनट फालतू लग रहे हैं, यानी कि कुल मिला के ए प्लस बी और माइनस सी, यानी कि वो निकालेगा तो कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 80 मिनट। तो 8 प्लस 80 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। ओके, यानी कि कितना हो जाएगा, 28/3 घंटे। जब तीनों को उनको खोला जाएगा तो 28/3 घंटे लगेंगे। ए की इफिशियंसी हमारे पास है, बी की भी है, लेकिन हमको सी की ज़रूरत है। तो सी के लिए फिर से चाहे या तो आप जो ऊपर हमने मान रखा है यहीं से कर लीजिए, या फिर आप अलग से भी 10/40 का लगा के कर सकते हैं। 10/40 ए और बी का हो गया, सी का हमको पता नहीं। 28/3 इनका सबका एलसीएम ले लीजिए 280। ओके, और कितना हो जाएगा ये 28, हाँ ठीक है, 7, सी का हमको पता नहीं, और तीनों का मिला के हम करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। यानी कि दोनों ये ए और बी का कितना आ रहा है एफिशिएंसी टोटल एक दिन की, 35 आ रही है। लेकिन लास्ट में जब हम देख रहे हैं तो 30 बच रही है, यानी कि 5 कौन निकाल रहा है, 5 हमारा सी निकाल रहा होगा, जो कि हमको गिवन नहीं था। यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई है, 5 हो गई है। ओके, सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई है, 5 हो गई है। और यहाँ से हम देखें तो ए और बी की एफिशिएंसी 28 और 7 होगी, सी की 5 होगी। इसने कहा है कि 28 और 7 35, कुल मिला के दोनों 35 निकाल रहे हैं घंटे में, मतलब भर रहे हैं ए और बी। इनको 7 घंटे तक, कितना 7 घंटे कहा था ना आई थिंक, हाँ इसने कहा है कि 7 घंटे तक इनको हम चलाएं। 35 1 घंटे में भरते हैं, 7 घंटे तक इनको खोल के रखेंगे, उसके बाद इनको बंद कर देंगे। तो फिर खाली करने वाला पाइप चलाएंगे, तो खाली करने वाला पाइप उनको कितने टाइम में खाली कर देगा, तो यानी कि 5 एफिशिएंसी वाला पाइप इसको कितने टाइम में खाली कर देगा। तो 5 7 जा 35 और 7 7 जा 49 और उसको लगेंगे। बाकी दूसरा मेथड भी इसका हो सकता था, पर कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे वो। ओके, अभी के लिए इतना ही। हमने देखी, फिर से देख लीजिए एक बार क्या क्या है इसके अंदर। हमने ए और बी की एफिशिएंसी निकाल ली पहले, तो वहाँ से हमने देखा कि ए और बी को टाइम कितना लग रहा है पूरा करने में, तो उनको 8 घंटे लग रहे थे। लेकिन जब तीनों को खोला जाता है तो उसमें उसने कहा था कि 80 मिनट फालतू लगते हैं, यानी कि 28/3 तीनों को लगते हैं। कितना, 28/3 आवर लगते हैं। अब यहाँ से हमने फिर से वही अपना एलसीएम लेने वाला लगा दिया। वहाँ से देखा तो 28 एफिशिएंसी किसकी आई, ए की आई, 7 बी की आई, और सी की एफिशिएंसी हमारी 5 आ गई, जो खाली करने वाला पाइप था। ओके, इसने कहा था कि जो 35 ये 1 आवर में भरते हैं ए और बी, तो 7 घंटे में 35 × 7 भर लेंगे। अब जो भरा गया उसी को तो खाली करेगा, जिसमें पाइप खाली करने वाला लगा हुआ है। तो 5 एफिशिएंसी के साथ उसको कितना टाइम लगेगा खाली करने में, 49 आवर्स लगेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आप ईज़िली मुझसे पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आना ही आना है, हर शिफ्ट में आता है। कुछ क्वेश्चन इनके टीसीएस मतलब एसएससी वालों के स्टैम्प पे इतने पैट हो रखे हैं कि उनके बिना तो पेपर ही नहीं बनना, वो हर शिफ्ट में आना ही आना है। ये पकड़ लेते हैं जिसको भी, जिस चीज़ को भी करते हैं। इसी तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। पीछे 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको और बताए, सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, ये बार बार आते ही आते हैं। इसमें भी देख लीजिए, इसने हमको क्या है दे रखा है नंबर, उसको 99 से डिवाइड लगाना है। तो यहाँ पे हमको जस्ट चेक करनी है 11 और 9 की डिविजिबिलिटी। हो सकता है किसी एक की चेक करने से काम चल जाए अगर क्वेश्चन इस तरीके से सेट नहीं है तो, और बाकी अगर दोनों को चेक करना पड़ेगा तो फिर दोनों की देखते हैं। बाकी देख लीजिए 9 की अगर हम चेक करते हैं तो इनका सबको पहले सम कीजिए। 8 7 15, 9 तो हटा ही दीजिए। 8 7 15, 15 में कितना, 15 और 6 21, 21 और 8 29 बनेगा। 29 में भी क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, और x + y + z। अब इसको 9 से डिवाइड कराना है। एक बात बताइए, 2 में क्या जोड़ें कि 9 से डिवाइड हो जाए। इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, एटलीस्ट 7 होना चाहिए, तभी जाके 9 से डिविजिबल होंगे x + y + z। तो देख लीजिए कितने का सम 7 बन रहा है। 5 का तो कुछ नहीं बनेगा, 7 और 2 9 हो रहे हैं, ये भी 9 हो रहा है।
16 का जो डिजिट का सम है वो 7 बन रहा है, यानी कि 2 + 7 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और पूरा पूरा नंबर हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 की डिविजिबिलिटी जिसको ना पता हो मैं बता दूँ एक बार, सम ऑफ डिजिट किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ हमने इसके अंदर अप्लाई की है। 11 की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी, बड़ी खुशी की बात है, ज़रूरत पड़ती इसकी तो अप्लाई करना पड़ता और थोड़ा टाइम और ले सकता था ये। ओके, आगे चलते हैं। ये एक वर्ग ए का विकर्ण a + b इकाइयाँ हैं। वर्ग b के विकर्ण पर यानी कि डायगोनल पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, जिसका क्षेत्रफल a के क्षेत्रफल से 2 गुना है। बड़ा अजीब क्वेश्चन है यार, लैंग्वेज ही घुमा रही है इसकी, तो कोई बात नहीं। ये देखिए, मान लीजिए ये क्या है, हमारा एक स्क्वायर है, ये तो आयत बन गया। ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, इसका डायगोनल हो गया। ये कह रहा है कि इसके डायगोनल पे बना हुआ जो एक ये और स्क्वायर बनाया है हमने, इसका एरिया इसने हमसे, एरिया नहीं, इसने क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्र, हाँ इसका एरिया पूछा है। ये हमारा क्या है, ये हमारा बी ट्राइंगल, बस, और बी स्क्वायर है ये वाला, और बी स्क्वायर का हमको कोई डाटा गिवन नहीं है, ए स्क्वायर का डाटा गिवन है, और ए से हम बी पे जाएंगे क्योंकि इसने ए और बी के बीच में लिंक क्या दिया है कि बी का जो एरिया है वो ए के एरिया का डबल है। ओके, बी का जो एरिया है वो ए के एरिया का डबल है। ए का विकर्ण कितना दे रखा है इसने, डायगोनल, यानी कि √2a कितना दे रखा है इसने, a + b दे रखा है। तो यहाँ से a कितना हो जाएगा, a + b अपॉन √2 हो जाएगा, या फिर a स्क्वायर की हम बात करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, और कितना आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। लेकिन इसका 2 गुना b के बराबर है, इसने कहा है ना कि इसके एरिया का 2 गुना b के एरिया के बराबर है। तो b स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या बचेगा, इस 2 से वाला नीचे वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि v की वैल्यू जो है वो a + b ही है। ओके, b की जो साइड है हमारी वो कितनी है, a + b ही है। अब एक बात बताइए, तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, √2 × a + b हो जाएगा। इसका जो डायगोनल है वो जो हमने बाद में हमने स्क्वायर बनाया है उसकी साइड है, और उसका क्या इसने एरिया पूछा है, तो एरिया के लिए इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 × a + b का होल स्क्वायर। आसान क्वेश्चन था, आप इसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हैं ए और बी की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए और बी की वैल्यू 1 1 मान लीजिए तो भी आंसर आ जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, पर बाकी मैंने आपको बेसिक से बता दिया, आप कैसे भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें और अगर आपको वैल्यू माननी है तो किसी एक को ए या बी में से 0 मान लेना, और दूसरे वाले को जो मन में आए वो मान लेना, बहुत आसानी से कर सकते हो। बाकी बेसिक से मैंने बता दिया, आगे चलते हैं। इसने क्या कहा है, देखिए पाई चार्ट का क्वेश्चन आ गया। 2012 से 2014 तक वस्तु ए का कुल निर्यात यानी कि इंपोर्ट जो हुआ है वो 2015 में सभी 4 वस्तुओं के कुल निर्यात के कितने प्रतिशत कम है, ये हमको बताना है इसके अंदर। देख लेते हैं, ए का हम अगर देखें कब का, 2012 और 14 का, तो 12 में कितना है ए का 12 में 225 और 14 में कितना है 425, यानी कि 4 2 6, पूरा पूछा है इसने 2012 से, अच्छा 12 से 14 तक का पूछा है इसने। तो 225, 370 और 425 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 5 और 5 10, ओके, 7 2 9 2 11 और 1 12, और ये 10 बन जाएगा। ये तो ए वाला आ गया। अब 2015 के सारे लेने हैं हमको, 2015 के सारे लेने हैं, तो 400 200 600 300 900 और 200 1100 तो एक हो गया, और 9 6 15 75 15 90 हो गया, यानी कि 1190 हो गया। इनके बीच का गैप कितना आ रहा है, इनके बीच का गैप आ रहा है 170। ठीक, ये कह रहा है कि 170 कितना कम है किससे, 1190 से, इंटू 100। अब बस यहाँ पे जब बात आती है हमारी, तो बात अटकती है हमारी किस चीज़ पे, कैलकुलेशन पे, और किस चीज़ पे नहीं अटकती, यहाँ तक आसानी से कर लेते हैं। अब कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें यहाँ से, तो देखिए मैंने पहले भी कई बार ये चीज़ें बता दी हैं, फिर से समझ लीजिए। इसको 0 से 0 हटा दीजिए। दरअसल हमारे पास अब वैल्यू क्या बची हुई है, हमारे पास वैल्यू बची हुई है 1700/119। क्या 119 को मैं 120 नहीं लिख सकता,
हमको पता है अगर डिनोमिनेटर जितना बढ़ेगा वैल्यू उतनी ही हमारी कम हो जाएगी। तो हमने ऑलरेडी बढ़ा दिया है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कम होके आएगी, यानी कि हमको उससे थोड़ी सी फालतू, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी फालतू वैल्यू लेनी पड़ेगी और हमारा काम बन जाएगा। और इसको 120 ले लूँ तो 0 से 0 कैंसिल आउट। अब इसको कर लीजिए, कितना है 12 एकम 12, आगे कितना बचा 50, 12 चौके 48, 14 हो गया, 2 बचा, 12 एकम 12, 40.1 आ रहा है। लेकिन 14.1 से थोड़ी सी वैल्यू फालतू लेनी पड़ेगी क्योंकि वैल्यू हमारी नीचे वाली कम थी और हमने एक्स्ट्रा ले ली थी। डिनोमिनेटर जब कम होगा, जैसे ही हम डिनोमिनेटर को कम करते जाएंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे ही उसको बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू हमारी कम होती जाएगी। इस तरीके से हमने क्या है फालतू वैल्यू मान ली थी थोड़ी, तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी सी फालतू आएगी। ओके, यानी कि 14.1 से थोड़ी सी फालतू क्या हो जाएगी 14.3 हो जाएगी। देखिए कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। आगे चलते हैं। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया था ये, मतलब जवाब ही नहीं है। बताओ टीयर 1 में आने लायक है कहीं से कहीं तक भी। टाइम कंज्यूमिंग तो करने को तो कोई भी कर लेगा, करने की प्रॉब्लम नहीं है, पर टाइम का इशू होता है। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन होते हैं और भी सेक्शन देखने होते हैं, केवल क्वांट थोड़ी ना करना है। और इसमें तो जो बच्चा ईगो पे लेके चला होगा इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को, तो फिर तो होने का मतलब ही नहीं बनता कुछ। फिर तो मैं मानता हूँ कि 10-12 क्वेश्चन हार्ड नहीं कर पाया होगा इतने टाइम में। इसलिए प्रिपेयर पहले से होके जाइए। एक स्ट्रेटजी वाली वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे मैनेज करना होता है टाइम को और क्या करना होता है। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन का पहले हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर बनाते हैं, उसके बाद डिनोमिनेटर देखेंगे। तो न्यूमरेटर की अगर हम बात करें तो देखिए क्या दे रखा है इसने, 3 3 9 2 11/3 दे रखा है। क्या दे रखा है 11/3 दे रखा है। और भाग में दे रखा है, सबसे पहले ऑफ वाली चीज़ को करते हैं। तो भाग को अगर मैं गुणा में बदल भी दूं तो फिर भी क्या रहेगा ये 11/30। एक मिनट गड़बड़ हो गया। देखिए ऐसी गड़बड़ हो जाता है, मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ना, पर इसको भाग लगा लेते हैं यहाँ पे। 11/30 इंटू क्या हो जाएगा ये 2/3 माइनस 1/4 इंटू 5/2 करेंगे पहले, उसके बाद भाग वाली वैल्यू का एक्शन लेंगे और इंटू 5 चौके 20, 20 4 24/5। तो 11/3 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए और उल्टे हो जाएंगे। 30 या 90 ऊपर और 11 दूनी 22 नीचे, माइनस ये कितना बनेगा 5/4 दूनी 8 इंटू भाग को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वैल्यू हमारी चेंज हो जाएंगी, लेकिन बाद वाली चेंज नहीं होंगी क्योंकि ऑफ इनके साथ नहीं लिखा हुआ था। तो 24/5 ही रहेगी। कर लीजिए सोल्व। 11 दूनी 22, 3 दूनी 6, 15 बार जाएगा ये। ओके, तो 15 माइनस कुछ बनेगा 5 से 5 कैंसिल आउट, 8 से 24 से 24, 15 माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। हमारे पास न्यूमरेटर क्या आ गया 10 आ गया। अब बात करते हैं इसी तरीके से डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर देख लीजिए, 2/5 ऑफ 7 1/2 यानी कि 2/5 इंटू 15/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और 30/10 हो जाएगा, यानी कि 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नहीं 15 दूनी 30/10 करेंगे तो 3 हो जाएगा वो। तो 3 इंटू 4/3 कर देंगे, भाग को हमने डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और माइनस क्या होगा वो 3/4 इंटू 3/2 इंटू 4/9 हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया है कि भाग को बाद वाले को भी मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया। तो हमारा न्यूमरेटर इतना आ गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 या 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू कितना बचेगा 7/2। तो बस न्यूमरेटर कितना है 10 है, डिनोमीटर कितना है 7/2 है। कुल मिला के कितना हो गया 20/7 हो गया, जो कि कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 6/7, 2 सही 6/7। सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। काफ़ी लेंथी हो गया, टाइम टेकिंग था ये क्वेश्चन। इसमें इस तरह के क्वेश्चन में कुछ जुगाड़ तो चलता नहीं है, तो इनको सॉल्व भी करना होता है। ओके, आगे चलते हैं। एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था। ओके, और मतलब टोटल जो मार्क्स थे वो 500 थे। ए को बी की तुलना में 25% मार्क्स अधिक मिले, बी को सी की तुलना में 60% अधिक मिले, सी को डी की तुलना में 20% मार्क्स कम मिले।
तो ए को 80% अंक मिले हों तो डी को कितने मिले ये हमको बताना है। एक तो आप इसमें रेशो बना के कर सकते हैं ना, ऐसे कर करके, और लास्ट में ए और डी का डायरेक्ट रेशो यहाँ से निकाल सकते हैं। इनके रेशो बना के यहाँ लिख लीजिए और फिर यहाँ से कर लीजिए, है ना, ईज़िली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा तरीका आपको मैं बताता हूँ कि कैसे और कर सकते हैं। हम लिख लेते हैं ए बी और सी और डी लिख लेते हैं। ए को कितने मिले हैं, 80% मिले हैं, ओके। और ये जो 80% हैं ये 25% अधिक हैं किससे, बी से। इसका मतलब क्या है, ये 4 है तो ये 5 रहा होगा। 5 की वैल्यू 80 यानी कि 16 से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 चौके 64 हो जाएगी। आगे चलते हैं, बी और सी का रिलेशन क्या दे रखा है कि बी को जो मिले हैं वो 60% अधिक मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको, एक मिनट, इसको अब हम हटा दें थोड़ी देर के लिए, बी और सी का रिलेशन देख रहे हैं। इसको 10 मिले हैं तो 60% अधिक का मतलब इसको 16 मिले होंगे। 16 की वैल्यू 64, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 चौके 64 होते हैं, 40 हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में इसने क्या कहा है कि सी को डी की तुलना में 20% कम मिले हैं। बस सेम चीज़ में भी देख लेते हैं, एक मिनट। इसने क्या कहा है कि सी को डी से 20% कम मिले हैं। अगर इसको 10 मिले हैं तो इसको 8 ही मिले होंगे। 8 की वैल्यू 40, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 पंजे 40, 10 पंजे 50। ए को 80% मिल रहे थे तो डी को कितने मिल रहे हैं, 50% मिल रहे हैं, ओके। एक तरीका इसका ये हो गया। फॉर अनदर वे मैंने आपको बता दिया, रेशो लिख लीजिए और ए और डी का डायरेक्ट रेशो निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी आगे चलते हैं। 16 की 4 प्लस ये कि भाई ये कॉन्सेप्ट हर बार आ ही रहा है क्वेश्चन। इसके ऊपर क्वेश्चन में टीयर 1 2 में भी पूछते हैं, टीयर 1 में भी पूछते हैं, दोनों जगह पूछ रहे हैं और काफ़ी आसान नहीं, इसमें कुछ नहीं है। इसमें हमको दिख रहा है कि 91 दे रखा है, ये 13 दे रखा है। ये कॉन्सेप्ट मैंने अलजेब्रा की एक वीडियो बनाई थी, उसमें पूरा फॉर्मूला बड़े अच्छे से लिखा हुआ है। पीछे की जो वीडियो बनाई है उसमें सारा कॉन्सेप्चुअल बताया है कि किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे कि 4a² + 9b² और -6 ab की वैल्यू इसने हमको दी हुई है। तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 4a² + 9b² और -6 ab की दे रखी है तो +6ab = क्या हो जाएगा, 91/13 = 7 हो जाएगा। और इस इक्वेशन का नाम हम 1 दे दें और इस वाली इक्वेशन का नाम हम 2 दे दें और 2 में से 1 को हम क्या कर दें, -1 में से 2 को कर दो या 2 में से 1 को कर दो। 2 से हम 1 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, 12 ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 में से 13 जाके -6 बचेगी। लेकिन हमको किसकी बतानी है, 3ab की बतानी है। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड लगा दीजिए, यहाँ पे भी 4 से डिवाइड लगा दीजिए, ये 3ab बच जाएगा और ये हमारी कितनी आ जाएगी, -3/2 आ जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नहीं आया तो 1 मिनट आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए एकदम a की 4 + a की 2 + b की 2, 1 मिनट गड़बड़ हो गया, a की 2 b की 2 + b की 4 बराबर हमारा क्या होता है, a² + ab + b² और इनटू में हो जाएगा a² - ab + b²। ये वाला हमने फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई किया है। यही फॉर्म ऊपर रखी हुई थी, और इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में इन्होंने पूछा था, मतलब ऑल्टरनेट में पूछा हो या कैसे भी, मतलब पूछे काफ़ी क्वेश्चन इस फॉर्मूले के ऊपर इन्होंने पूछे हैं। कभी ए बी की वैल्यू पूछ लेता है, कभी a² + b² की वैल्यू पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लेता है। आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ये देख लीजिए, इसमें कुछ ऐसा तो तरीके हैं नहीं जो बताया जाए। 2014 और 2015 में वस्तु ए के कुल निर्यात का 2015 और 2011 में वस्तु सी के कुल निर्यात का अनुपात बताना है। तो 2014-15 में ए का देख लीजिए कितना है, 14-15 में ए का हमारा 400, 825 है। और 11-15 में सी का देख लीजिए, सी का 11-15 में 244 और 306, 3 2 5 550 है, ओके। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, 11 से काटते हैं तो 11 पंजे 50, 55 हो जाएगा, 11 7 77 और 5 हो जाएगा। 25 से काट लीजिए, 3:2 हो जाएगा।
इजी क्वेश्चन था ये तो। आगे चलते हैं। किसी वर्ष में वस्तु डी का निर्यात 6 वर्षों के दौरान बी के औसत निर्यात का 1.4 गुना था। किस वर्ष में था? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो बी का हमको एवरेज निकालना पड़ेगा 5 के 5 सालों का, है ना, सॉरी 6 सालों का, और फिर उसका 1.4 निकाल के देखेंगे कि किसका किस ईयर में, किस बार डी के किस ईयर में उसकी वैल्यू उसके बराबर है। ओके, एक तरीका तो हो गया ये। दूसरा तरीका रिस्की है, पर हाँ कह सकते हैं कि हो सकता है वो। अब कैसे हो सकता है, एक चीज़ देखिए। अब हमको जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी बी के एवरेज के ना, बी के एवरेज की कुछ भी वैल्यू आएगी उसका हम करेंगे 1.4, और वो हमारे डी वैल्यू के किसी वैल्यू के बराबर होगा। तो इस 1.4 में मुझे एक 7 दिख रहा है, इस 1.4 में मुझे क्या दिख रहा है, एक 7 दिख रहा है कि एक 7 ज़रूर होगा। अब आप डी के वैल्यू चेक कीजिए तो 7 वाला एक ही ऑप्शन है, 2013 वाला 224, जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। कोई और ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 7 से डिवाइड हो रहा है। बाकी करने में इसमें चैलेंजिंग कुछ नहीं है। बी वाले जो दे रखे हैं ना, ये 6 के 6, इनको सबको जोड़िए और डिवाइड कर दीजिए 6 से। यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी, उसका 1.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 224 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 2013 वाले में हो जाएगा। बाकी अगर आपके पास टाइम कम है तो ऐसे भी कर सकते हैं। 1.4 गिवन है तो हमको पता है 1.4 के अंदर 7 का मल्टीपल आएगा यहाँ, और 7 का मल्टीपल जैसे ही हमने चेक किया तो 2013 वाले में मिला, किसी और ऑप्शन में मैच नहीं किया। और इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, टाइम की कमी है हमारे पास। ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी 90 है, ए सी 5 है, बी सी 12 है। ए का जो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ए का, वो बी सी से बिंदु डी पर मिलता है। ए डी की लंबाई क्या होगी? चलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं पहले तो। बहुत खूब, इसका नामकरण करते हैं। सी पे 90 है, इसको ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए। ए का एंगल बाइसेक्टर डी पे मिलता है, बी सी पे किस पॉइंट पे मिलता है, डी पे मिलता है। इसने कहा है कि ए सी 5 है, ये कितनी है, बी सी 12 है, ट्रिपलेट से ये हमारी 13 हो जाएगी। एंगल बाइसेक्टर ये दे रखा है हमको। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर दे रखा है तो प्रॉपर्टी आपको पता होगा, सी डी और बी डी का रेशियो जो होगा वो 5:13 होगा, प्रॉपर्टी है। तो 5:13 का मतलब 18 की वैल्यू 12 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60/18 इज़ टू कितनी हो जाएगी, 6 10/3। तो सी डी कितना आ गया हमारा, 10/3 आ गया। बस पाइथागोरस लगा दीजिए। किस किस में, ट्राइंगल ए सी डी में ए डी निकालना है ना हमको, तो हाइपोटेनस के लिए लगा दीजिए 10/3 का स्क्वायर, और स्क्वायर अंडर रूट में 10/3 का स्क्वायर 100/9, और प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 9 जा 225, और 100 325 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या ऊपर आप जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 × 13 होते हैं हमारे कितना, 325 होते हैं। 13 अंदर आ जाएगा और 5 बाहर निकल के आ जाएगा, और हमारा 5√13/3 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, कुछ चैलेंजिंग नहीं था। आगे चलते हैं। ये देखिए, इसमें पी की वैल्यू दे रखी है, क्यू की कुछ डरावनी सी वैल्यू दे रखी है, आर की कुछ वैल्यू दे रखी है, काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यू, और इसने P/Q इंटू आर हमसे पूछा है। एक्स वाई की वैल्यू पुट कर लीजिए। एक्स और वाई को बराबर पुट नहीं कर सकते, एक एक पुट नहीं कर सकते आप। जैसे ही पुट करोगे क्यू और आर क्या बन जाएंगे, इनफाइनाइट बन जाएंगे, वैल्यू ख़राब हो जाएंगी। कुछ और पुट कर लीजिए, 2 और 1 पुट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ओके। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 1 और -1 पुट कर सकते हैं। -1 पे भी काम नहीं चलेगा, हाँ, -1 पे भी नहीं चलेगा। 2 और 1 पुट कर लीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको इसको बेसिक से बताता हूँ कि बेसिक से भी कैसे कर सकते हैं। हमको P/Q चाहिए, तो x³ + y³ अपॉन कुछ लिखा हुआ है, x³ + y अपॉन P/Q निकाल रहा हूँ। P कितना है हमारा, x + y, x² + y² माइनस XY अपॉन में, जब इस नीचे वाले को भी हम डिनोमिनेटर को P के खोल लेंगे तो हमारा क्या आएगा, वो x² + y² माइनस 2xy + 3xy, या फिर क्या बनेगा, वो x² + y² और प्लस के xy बनेगा। ये तो वैल्यू आ गई P की हमारी। अब इसको डिवाइड लगाना है किससे, Q से।
ऐसे ही सेम क्यू के साथ करेंगे हम। तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बचेगा। और नीचे जब हम फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो एक बात देखिए आप, पी अपॉन क्यू निकालना है। जब हमको डिवाइड का दे रखा है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए, वैल्यू क्यू की क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। एक्स क्यूब बाई क्यूब ऊपर पहुँच जाएगा माइनस में, और नीचे वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ऊपर वाली सॉरी नीचे आ जाएगी। तो एक्स क्यूब प्लस बाई माइनस बाई क्यूब को जब हम खोलेंगे तो कितना आएगा, एक्स माइनस बाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और माइनस एक्स बाई। ओके, और अपॉन में कितना है हमारा, अपॉन में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई बचेगा। अब यहाँ से देखिए हमारा होगा क्या, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल आउट, ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल आउट। तो हमारी पी अपॉन क्यू कितना आ गया, हमारा पी अपॉन क्यू आ गया एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम। अब आर की जो वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है हमको, तो मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। स्पेस की हमारे पास थोड़ी सी कमी है, तो हमको पता है नीचे वाला जो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर है किसका, आर का, वो तो उसको कैंसिल आउट कर देगा। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आर की ऊपर वाली वैल्यू बच जाएगी, जो कि एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर प्लस बाई एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर है। जब उसको आप ओपन करोगे तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर वाले टर्म्स कट जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, टू एक्स वाई वाले टर्म्स दोनों साइड से कट जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर रह जाएगा। तो ये इसका बेसिक था, बाकी आप वैल्यू पुटिंग से तो कर ही सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं। 2010, 12 और 14 में डी का कुल निर्यात 2011-12 में सभी 4 वस्तुओं के कुल निर्यात का कितने प्रतिशत है। सम कर लीजिए, 10, 12 और 14 में डी का कितना है, 214, 247 और कितना है 309। इनको जब आप सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 214, 247 प्लस 309। इनको जब करोगे 7, 4, 11, 9, 20 और 4 और 1, 5 और 2, 7, 3, 2, 5 और 2, 7, 770 हो जाएगा, 770। और 2011 और 12 में सभी 4 वस्तुओं के कुल निर्यात का कितना होगा। 11 और 12 के सबको ऐड कर लीजिए, जो भी कुछ आएगा आपका, और वहाँ से आप उसको फिर कर ही लेते हैं एक बार 11 और 12 का भी। पहले इसके हम यूनिट डिजिट जोड़ते हैं, तो 7, 2, 9, 4, 13, 8, 4, 12, 25, 5, 30 कैरी हो गए 3। फिर इसके हम 10th वाली डिजिट जोड़ते हैं, 8, 4, 12, 4, 16, 3, 19, 6, 25 और 7, 32, 32 और 1 मिनट गड़बड़ हो गया, 8, 4, 12, 12, 7, 19, 19, 6, 25, 25 और 7, 32 और 32 में हमारे कैरी कितने रखे हुए थे पीछे, 7, 2, 9, 4, 13, 8, 4, 12, 25, 5, 3, हाँ ठीक है, 32 में 3 कैरी जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, 3 कैरी फिर बच जाएंगे। अब इनके हम स्टार्टिंग वाले डिजिट जोड़ लेते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 4, 14, 3, 17, 1750 और 770 का डिफरेंस निकाल लीजिए और 1750 से डिवाइड करके देख लीजिए, 44% ही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने पेपर के लगभग 25 सारे क्वेश्चन ये डिस्कस कर लिए यहाँ पे। अनडाउटेडली पेपर तो ये टफ़ था, जितना हमको टाइम गिवन होता है उसमें करना इसको काफ़ी, मतलब पूरे पेपर को सॉल्व करना चैलेंजिंग था काफ़ी। अच्छे जिसकी अच्छी प्रैक्टिस थी उसको भी कम से कम 22 मिनट इसको सॉल्व करने में लगी होंगी, बल्कि 25 मिनट भी लग सकती हैं इस पेपर को सॉल्व करने में जब पेपर में बैठेंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी जो और जो सेट इसके मतलब और जो पेपर आए थे उनमें ईजिली 15 मिनट में मैथ वाला सेक्शन किया जा सकता था, नो प्रॉब्लम। बाकी इस पर्टिकुलर इसके लिए या फिर इसका 4 तारीख का सेकंड शिफ्ट थी है ना, उसमें भी पेपर ऐसा ही कुछ आया था, इससे थोड़ा सा कम हो सकता है पर लगभग ऐसा ही था वो। बाकी और पेपर सारे आसान थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करता हूँ कि स्ट्रैटेजी वाली बनाऊँ नेक्स्ट वीडियो। बाकी कुछ और स्पेशल कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आज के हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।